नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद मामले में हिंदू सेना के दावे पर अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे कराने का दिया आदेश। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित। 27 दिसंबर को अदालत सुनाएगी आदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंतिम मन की बात के 96वें संस्करण पर करेंगे लोगों को संबोधित। समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल जी को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने अटल जी राजनीतिक जीवन में अजात शत्रु कहलाए। अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच एक गुरु और मार्गदर्शक का दर्जा रखने वाले अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 1999 में 13वीं लोकसभा में वाजपेयी के नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी और वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कवि हृदय अटल जी की स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। अटल जी कुल 9 बार लोकसभा के लिए तो 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, वाक्पटुता और स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी। एक दृष्टि थी जिसने जहां तक देखा भारत माता दिखी। एक दृष्टिकोण था जो राष्ट्रवाद से परिपूर्ण था। एक विचार था जिसका आधार एकात्म मानववाद था। एक व्यक्तित्व था जिसने विरोधियों को भी आगोश में किया। एक कृतित्व था जिसने स्वर्णिम चतुर्भुज की रेखाएं खींची। एक सोच थी जिसने परम वैभव तक जाने की कल्पना दी। एक साहित्य था जिसने राष्ट्रवाद का मन तृप्त किया। एक कविता थी जो दिल को छूती थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।
जय हिंद। एक राजनीति थी जिसने जनतंत्र को परिभाषित किया, जो जेठ की धूप में भी अटल, जो शीत की ठंड में भी अटल, जो नीति में भी अटल, राजनीति में भी अटल। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्हीं अटल जी की। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयामयम। हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। अटल जी के लखनऊ और उत्तर प्रदेश के रिश्तों से शायद ही कोई अनजाना हो। वास्तव में अटल जी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विचार थे। वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। जिनके साम्यवाद में एकात्म मानववाद था, जिनकी मध्यमार्गी सोच में अंत्योदय की योजना थी, जिनके हिंदुत्व में सबका साथ सबका विकास था, जिसकी भूमिका समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए एक प्रहरी की थी। वो एक ऐसे दृष्टा थे जिसने आजादी के जश्न में डूबे देश में एक अलग वैचारिक धरातल तैयार किया और उसी वैचारिक धरातल पर चले, बढ़े, जिए और अमर हो गए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने अटल जी राजनीतिक जीवन में अजात शत्रु कहलाए। वो एक ऐसे समावेशी नेता थे जो राजनीतिक विरोधियों के बीच एक गुरु और एक मार्गदर्शक का दर्जा रखते थे। विशाल व्यक्तित्व और समृद्ध विरासत को संभाले परंपराओं में बंधे अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सार्वजनिक जीवन को कुछ शब्दों में समेट लेना काफी मुश्किल है, लेकिन यहां हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के कुछ अहम पल लेकर आए हैं जो उन्हें सदैव अटल बनाते हैं। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अगर आज वो होते तो 98 वर्ष के होते। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व उम्र के नंबरों से कहीं परे और विराट है। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। नेतृत्व क्षमता ऐसी जिसमें भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत कर केंद्रीय सत्ता हासिल की। साल 1984 में भाजपा को लोकसभा में 2 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से खुद चुनाव हार गए थे। लेकिन साल 1999 में वाजपेयी के ही नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी सहज स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने संसद के लिए पहली बार साल 1952 में चुनाव लड़ा और 2004 में आखिरी बार। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे थे, जिसके बाद वे 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा, फिर उसके बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं और उसके बाद 13वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे।
इसके अलावा 1962 और 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। संसदीय जीवन से अलग वाजपेयी का राजनीतिक जीवन जनसंघ के जमाने से रहा। उसके बाद साल 1977 से 1980 तक वे जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। उस वक्त जनसंघ का जनता पार्टी में ही विलय हो गया था। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला, जिसके बाद जनता पार्टी में टूट हुई और 6 अप्रैल 1980 में भाजपा का गठन हुआ। वाजपेयी जी साल 1986 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद साल 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और 13 दिन में ही गिर गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया, लेकिन आपसी खींचातान और गठबंधन की राजनीति की उठापटक में ये सरकार 13 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर सकी और 17 अप्रैल 1999 को सिर्फ एक वोट से वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हासिल करने से चूक गई। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 270। साल 1999 सितंबर-अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव हुए और तीसरी बार वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उन्होंने इस बार साल 2004 तक का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच लोकतंत्र की मर्यादाएं और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। उनके कार्यकाल में भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। तब उन्होंने सड़क, संपर्क, संचार और सुरक्षा को लेकर देश को एक नया लक्ष्य, नया संकल्प दिया। 13 महीने की सरकार के दौरान उन्होंने साहसिक फैसले किए और पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। इसके अलावा इंफ्रा विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संचार में नई टेलीकॉम नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही हुई, जिसका लाभ देश को आज बखूबी मिल रहा है। साल 2009 में वे एक गंभीर बीमारी का शिकार हुए, लेकिन तब तक वे एक ऐसे वटवृक्ष बन चुके थे जहां कई धाराएं आकर एक होती थी। राजनीतिक सामाजिक जीवन में कमाए गए उच्च सम्मान की बदौलत ही साल 2015 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। अटल जी का आकर्षक व्यक्तित्व और विशिष्ट स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ गीत नया सा। अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। सुशासन दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जनता के बीच पारदर्शिता, जनसंवाद और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर साल 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। इस साल भी प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। मई 2014 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और 3 दशक बाद केंद्र में स्पष्ट जनादेश वाली बहुमत की सरकार बनी। प्रधानमंत्री का पद संभाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। प्रधानमंत्री का जोर योजनाओं के 100% क्रियान्वयन, जनता के बीच पारदर्शी शासन और संवाद को लेकर रहा। इसी कड़ी में उन्होंने पहली ही कैबिनेट में भ्रष्टाचार कराधान के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया। पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया।
ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए डीबीटी को अपनाया गया। 8 साल बीत चुके हैं और इस दौरान गरीबों को घर भी मिला है और गैस कनेक्शन भी। आयुष्मान कार्ड भी मिले हैं। अनुमान के मुताबिक साल 2014 से 2022 तक 2 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे हैं। ये जो नया सुशासन का मॉडल मोदी जी ने स्थापित किया है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सेंट्रिसिटी ये प्रमुख तौर पर उसके अहम स्तंभ हैं, उसका लाभ किस प्रकार से आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाए। आम आदमी के हक को उस तक पहुंचाने के लिए सरकार ने जो रास्ता अपनाया वो था डीबीटी का। इसे ताकत दी जैम ने, यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने। केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म की प्रक्रिया को तेज किया। 1500 से ज्यादा अनुपयोगी कानूनों को हटाया गया। टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। एक देश एक कर व्यवस्था जीएसटी लागू की गई। ईज ऑफ बिजनेस के साथ ही सरकार का मकसद रहा ईज ऑफ लाइफ का भी। इसी कड़ी में ग्रुप बी और सी की भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू हटाना भी एक बड़ी पहल रही। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। मोदी सरकार ने बीते 8 सालों से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रति न सिर्फ प्रतिबद्धता दिखाई है, बल्कि इसे हर क्षेत्र में लागू भी करके दिखाया है। ईमानदार, पारदर्शी व्यवस्था ही एक स्पष्ट और साफ नीयत के साथ सुशासन दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अटल जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूल्य और आदर्शों की राजनीति के साधक, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट कवि, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। आपका ऋषितुल्य जीवन सभी राष्ट्र आराधकों के लिए प्रेरणा है। आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर शाम लोक भवन में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में डायनेमिक फसाड लाइटिंग का लोकार्पण करेंगे। लोक भवन शासन व प्रशासन का प्रतीक बिंदु है। श्रद्धेय अटल के गरिमामय तथा विराट व्यक्तित्व के सम्मान में तथा सुशासन को केंद्र मानते हुए लोक भवन पर फसाड लाइटिंग की जा रही है। लोकार्पण कार्यक्रम में लगभग 250 स्कूली बच्चे भी सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए क्रिसमस मनाने की अपील की है।
समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश किया है। ये उसी तर्ज पर है जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को इस पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। विगत 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था। इसमें कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है। शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने बताया कि 8 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय के न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया गया और 8 दिसंबर को अमीन रिपोर्ट के आदेश कर दिए गए और वादी पक्ष ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अदालत को गुमराह किया है। हम जनवरी में अदालत में चैलेंज करेंगे। इसमें कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर यह संपत्ति है श्री कृष्ण जन्मभूमि, और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह पे उस समय भी ये ठाकुर जी के नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीजें संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शनिवार को याचियों और सरकार की बहस पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने को कहा है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की बेंच के सामने शनिवार को पूरी हुई बहस में याची पक्ष की ओर अधिवक्ता एलपी मिश्र ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण नौकरियों और संस्थानों में दाखिले में दिए जाने वाले आरक्षण से भिन्न है। ये एक राजनीतिक आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन मामले में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की व्यवस्था अपनाने का आदेश दिया था। इस ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। वहीं सरकार के वकील ने फैसले का बचाव किया है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम।
हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। मालवीय जी ने देश की आजादी के लिए भरसक प्रयत्न किया और भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मालवीय जी महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के एक बड़े केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें सम्मानपूर्वक महामना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मां भारती की महान संतान महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। देश के शिक्षा जगत की समृद्धि के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। मैं भारत रत्न महामना जी के चरणों में वंदन करता हूं कि 100 वर्ष पूर्व जिस बीज को उन्होंने बोया था वो आज कितना बड़ा विराट ज्ञान का, विज्ञान का, प्रेरणा का एक वृक्ष बन गया है। 100 साल पहले महामना जी के इस कार्य को देखें तो पता चलता है कि दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं, विजनरी किसको कहते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद मामले में हिंदू सेना के दावे पर अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे कराने का दिया आदेश। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित। 27 दिसंबर को अदालत सुनाएगी आदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंतिम मन की बात के 96वें संस्करण पर करेंगे लोगों को संबोधित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।